फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। आज चैप्टर नंबर 7 का आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है ये हम लोग आगे से देखते आए हैं। हम लोग 9th स्टैंडर्ड से वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर आपको कुछ डेटा का स्टोरेज करवाना है तो आपको वहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर आप लोग डेटा का स्टोरेज करवा सकते हो। तो आप लोग इसे डेफिनेशन में ऐसा बता सकते हो, अ नेम विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी इज़ कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा नेम है जिसके अंदर आप लोग डेटा स्टोर करते हो और बाद में वो डेटा मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है। उस चीज़ को आप लोग वेरिएबल बोलते हो। अब जावा प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल आपको मिलेगा वो वेरिएबल आप लोग तभी यूज़ कर पाओगे जब आप लोगों ने उसे पहले से डिक्लेयर किया होगा। मतलब वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसे आपको डिक्लेयर करना कंपलसरी है। ठीक है, तो वेरिएबल को आप लोग डिक्लेयर कैसे करोगे? तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने की सिंटैक्स रहेगी डेटा टाइप। यहाँ पे आपको उसकी डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी, डेटा टाइप, और यहाँ पे वेरिएबल नेम, बाद में यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँ तो डेटा टाइप मतलब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ी थी, जावा के अंदर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको मिलती है। तो उसमें से मैं सपोज़ INT डेटा टाइप ले रही हूँ। INT डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर नंबर, इंटीजर नंबर। तो ये 8 में से मैं कोई भी यहाँ पे डेटा टाइप ले सकती हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा वेरिएबल का नेम। तो सपोज़ यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम मार्क्स ले रही हूँ, मतलब मुझे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, उसके लिए मैंने ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने की सिंटैक्स है और ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो डेटा टाइप है वो तो आपको फिक्स है कि 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप में से ही कोई ना कोई एक डेटा टाइप लेनी है। लेकिन यहाँ पे जो आपका वेरिएबल का जो नेम है वो वेरिएबल नेम में कौन सा यूज़ कर सकती हूँ या तो कौन सा यूज़ नहीं कर सकती हूँ, उसके कुछ रूल्स जावा के अंदर मेंटेन किए गए हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ा कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट होते हैं, वैसे ही जावा के अंदर भी कुछ रूल्स है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट रूल है, वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। सबसे पहले फर्स्ट रूल है, वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है मतलब इट मस्ट बिगिन विथ अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर मतलब हम लोग जो ये करते हैं वो डैश नहीं है, ये अंडरस्कोर है, और एंड डॉलर साइन जो हम लोग यूज़ करते हैं, डॉलर साइन, वो ये 3 चीज़ वेरिएबल के स्टार्टिंग में आ सकती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कैरेक्टर के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, या तो डॉलर सिंबल होना चाहिए। तो यहाँ पे बुक के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दिखाए हैं, वो एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखते हैं, पहले सारे रूल्स देख लेते हैं। ये हुआ उसका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है, नो स्पेसिस आर अलाउड। वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे मार्क्स जो वेरिएबल का नेम लिखा है उसके अंदर मैं स्पेस नहीं डाल सकती। और उसका थर्ड रूल है, इट कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड वर्ड। जावा के अंदर कुछ वर्ड रिजर्व्ड किए गए हैं, वो रिजर्व्ड वर्ड आप लोग वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे क्लास है वो रिजर्व्ड वर्ड है, क्यों? क्योंकि क्लास का यूज़ क्लास डिक्लेयर करने के लिए, क्लास बनाने के लिए होता है, तो उसे मैं वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकती।
ठीक है। तो ये 3 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये 3 रूल के रिगार्डिंग आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं। सम लीगल नेम्स आर, ये लीगल नेम है, अंडरस्कोर आ सकता है, इसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, बीच में नंबर हो सकता है, लेकिन पहला नंबर पहला जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो नंबर नहीं हो सकता। ये डेट भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, और ये पहला स्टार्टिंग डॉलर हो सकता है, ये भी वैलिड है। इनवैलिड क्या है, इलीगल क्या है, तो फॉर्म ही इलीगल है क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता। परसेंटेज डिस्काउंट इनवैलिड है क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर परसेंटेज भी नहीं हो सकता। और बर्थ डेट इनवैलिड है क्योंकि ये बर्थ और डेट इसके बीच में स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस भी अलाउड नहीं है। ठीक है। तो ये 3 रूल्स आपको याद में रख के आपको कोई भी वेरिएबल का नेम आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ आपको गाइडलाइंस बताई गई है, गाइडलाइंस फॉर नेमिंग वेरिएबल। ये सिर्फ समझने के लिए, आपको कोई ये गाइडलाइन फॉलो करनी ही है ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन जस्ट यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग एक गाइडलाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जावा के अंदर जब आप लोग ऐसा कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो जो वेरिएबल बहुत बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे बैलेंस अमाउंट वेरिएबल नेम है, जितना बड़ा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उतना बड़ा आपको टाइप करना पड़ेगा। तो वेरिएबल नेम जितना छोटा होगा और याद रखने में भी आसान हो, ऐसा ही वेरिएबल नेम आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली फर्स्ट यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिखाई गई है कि ये जो बैलेंस अमाउंट आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसका कैपिटलाइज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच वर्ड एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड को छोड़ के जो सेकेंड वर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल करो। जैसे यहाँ पे बैलेंस अमाउंट है तो बैलेंस और अमाउंट जो सेकेंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। बर्थ डेट है तो यहाँ पे सेकंड जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करो, ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गाइडलाइन आप लोग यूज़ करते हो उस गाइडलाइन को कैमल केस बोलते हैं, उसको कैमल बैक बोलते हैं। कैमल्स बैक मतलब यहाँ पे आप लोग देखते हो तो यहाँ पे बड़ा सा कैमल के जैसा दिखता है, यहाँ पे बीच में मतलब बड़ा करना है, इसीलिए इसको कैमल बैक भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक गाइडलाइन आपको दिखाई गई है, पीछे और भी 2 गाइडलाइन दिखाई गई है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही बताया वैसे हम लोग ये गाइडलाइन को कंपलसरी फॉलो करना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला वेरिएबल के इंट्रोडक्शन के अंदर कि वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा कोड दिखाया गया है। यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस कोड के अंदर बाजू में यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये कोड के रिगार्डिंग आपको एरर दिखाई गई है। ठीक है। ये एरर यहाँ पे ये बताती है कि मैंने ये रेट वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू नहीं दी है। जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट को इनिशियल वैल्यू 10,000 दी है, वैसे यहाँ पे मैंने रेट को कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी है। ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को वेरिएबल के अंदर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपको उसको क्या करना पड़ता है, तो आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है। और वेरिएबल क्या है ये शायद से अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका वेरिएबल के बाद आता है लिटरल्स। इसकी डेफिनेशन ऐसी बताई गई है, अ नेम यूज्ड फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू। जो कांस्टेंट वैल्यू के लिए जो नेम यूज़ होता है उसे लिटरल बोलते हैं। अ नेम यूज्ड फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू इज़ नोन एज लिटरल। ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू के लिए जो नेम यूज़ होता है उसे लिटरल बोलते हैं। अब यहाँ पे जावा के अंदर बहुत सारे टाइप के लिटरल है, जैसे न्यूमेरिक लिटरल है, कैरेक्टर लिटरल है, बुलियन लिटरल है, ऐसे बहुत सारे लिटरल्स जावा के अंदर मिलते हैं। जो सबसे पहला फर्स्ट टाइप का लिटरल है आपका न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल क्यों यूज़ होता है? न्यूमेरिक लिटरल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर और रियल नंबर। ये न्यूमेरिक लिटरल इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा
और रियल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। न्यूमेरिक लिटरल्स आर यूज्ड टू स्टोर इंटीजर एंड रियल वैल्यू। तो जो नंबर इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा वो इंटीजर लिटरल कहलाएगा। तो इंटीजर लिटरल जो है वो इंटीजर लिटरल होल नंबर का स्टोरेज करेंगे। इंटीजर नंबर कैन स्टोर होल नंबर्स। और रियल जो लिटरल है वो रियल लिटरल इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। ओके, ये क्या बोलते हैं इसे? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। तो आप लोग ये सब ऐसा बता सकते हो कि ये फ्लोटिंग नंबर्स का स्टोरेज करेगा। रियल लिटरल आर यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग नंबर्स। ओके, अब ये नंबर दो वे से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक। ऐसे दो वे से ये लिटरल स्पेसिफाई किए जाते हैं। यहाँ पे आपको इंटीजर लिटरल के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल के अंदर बताई गई है, लेकिन हम लोग ये ऑलरेडी आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ गए हैं, इसीलिए ये आपको याद, सिर्फ आपको एक बार समझ लेनी है कि यहाँ पे आपके कुछ ये नंबर्स ऑर्डिनरी, जैसे आप लोग नंबर्स लिखते हो वैसे ही नंबर है, लेकिन आप लोग नंबर को ऑक्टल नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पे 0 to 7 डिजिट यूज़ होता है ऐसा। फिर हेक्साडेसिमल नंबर्स आते हैं तो वहाँ पे 16 डिजिट होता है, उसके अंदर 0 to 9 नंबर आते हैं और A to F कैरेक्टर्स लेटर्स आते हैं ऐसा। ठीक है, अब यूनिकोड लिटरल जो होता है उसके आगे /U लगता है एंड फॉलोड बाय 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, ऐसे ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, ये लिटरल कभी भी आपके एग्ज़ाम के अंदर एग्जाम्पल में पूछा नहीं गया है। रियली ये आपके रियल नंबर है, इसके दो नोटेशंस है, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन में जो है वो इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट्स आर सेपरेटेड विथ डेसिमल पॉइंट डॉट। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड में डॉट से स्पेसिफाई किया जाता है, और साइंटिफिक में नंबर इज़ फॉलोड बाय लेटर E कैपिटल और स्मॉल एंड साइन इंटीजर एक्सपोनेंट। ऐसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इस नंबर को ऐसे लिखा जाता है। इन जावा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स बाय डिफ़ॉल्ट इज टाइप ऑफ डबल। ये एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछ सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल का डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होता है, तो उसका डिफ़ॉल्ट टाइप डबल होता है। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिक लिटरल के अंदर ध्यान में रखना है। इसके रिगार्डिंग पीछे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बताया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिक लिटरल के बाद सेकेंड टाइप का जो लिटरल है वो है आपका बूलियन लिटरल। ध्यान में रखना, बूलियन आपकी डेटा टाइप भी है। बूलियन हम लोगों ने आगे डेटा टाइप के टॉपिक में पढ़ा, वहाँ पे बूलियन आपकी डेटा टाइप भी है, तो यहाँ पे बूलियन लिटरल भी है। तो यहाँ पे बूलियन के लिए सिर्फ दो वैल्यू यूज़ होती है, ट्रू एंड फॉल्स। जो डेटा टाइप में हम लोगों ने पढ़ा वहीं यहाँ पे भी यूज़ होता है बूलियन लिटरल। उसके अंदर सिर्फ दो वैल्यू यूज़ होती है, ट्रू एंड फॉल्स, एंड दिस लिटरल्स आर टू बी टाइप्ड विदाउट क्वोट्स। मतलब ये ट्रू को ऐसे कोटेशन मार्क में और फॉल्स को ऐसे कोटेशन मार्क में यूज़ नहीं करना है। ओके, सो दिस लिटरल्स आर टू बी टाइप विदाउट quotes and they are represent values not variables। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, कोई वेरिएबल रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, एंड बूलियन वैल्यूज अकर मोस्ट ऑफन एज द वैल्यूज ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है इसके अंदर कि बूलियन के अंदर ये लिटरल के अंदर आप लोगों को या तो ट्रू या तो फॉल्स ही यूज़ करना है। और जावा के अंदर इन जावा दिस लिटरल्स ट्रू और फॉल्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी न्यूमेरिक वैल्यू। इसको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ एसोसिएट नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपको बुक के अंदर कैरेक्टर लिटरल बताया गया है, कैरेक्टर लिटरल, लेकिन ये टॉपिक आपकी सिलेबस में से निकाल दिया गया है, तो हम लोग ये कैरेक्टर लिटरल के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड लिटरल आपका कैरेक्टर लिटरल दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फोर्थ काउंट करेंगे। थर्ड टाइप का लिटरल है स्ट्रिंग लिटरल्स। बूलियन के अंदर सिर्फ दो वैल्यू आती है, ट्रू एंड फॉल्स।
स्ट्रिंग लिटरल आर यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आप लोग स्ट्रिंग किसे बोलोगे, तो स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2 कोटेशन मार्क। जो डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप लोग कुछ लिखते हो तो वो आप लोगों की स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। एंड वी कैन से दैट अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर का जो सीक्वेंस होता है उसे भी आप लोग स्ट्रिंग बोलोगे। तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिंग लिटरल डायरेक्ट एलिस से ही यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो इसको मैं डबल कोटेशन के साथ यूज़ करूँगी। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। ये स्ट्रिंग लिटरल के अंदर पूछा जा सकता है। स्ट्रिंग लिटरल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। एंड विद इन अ स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग द बैकस्लैश नोटेशन। अगर उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर है तो वो बैकस्लैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल के अंदर ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग लिटरल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग डबल कोट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपको कमेंट दिखाया गया है। कमेंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक छोटा सा टॉपिक दिखाया गया है। वो टॉपिक है आपका एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन अब आपका यहाँ पे कुछ मैथ्स के रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट होता है। एक्सप्रेशंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में भी एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब क्या, तो सपोज़ आप लोग मैथ्स के अंदर कुछ कैलकुलेट करते हो, कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अब यहाँ पे हम लोग अगर एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ ऐसे नंबर्स लिख रही हूँ 10, 5, 2, 3, ठीक है। तो ये सिंपली मेरे एक नंबर्स ही है, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ सिंबल्स यूज़ करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन डालती हूँ, यहाँ पे मैं डिवीज़न डालती हूँ, यहाँ पे मैं प्लस डालती हूँ, ठीक है। और सपोज समझ लो इसके आगे कुछ मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे अगर सिम्बॉल्स डालती हूँ तो यहाँ पे अब मेरा ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन ऑपरेटर और एक्सप्रेशन दोनों से बनते हैं। वहाँ पे ये जो चीज़ मैंने बीच के अंदर डाली है वो आपका ऑपरेटर्स कहलाता है, ओके। तो ऑपरेटर्स से आप लोग उस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर पाते हो। तो इसके लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है ऑपरेटर्स के बारे में। अब हमारा पूरा नेक्स्ट जो टॉपिक बढ़ेगा वो नेक्स्ट टॉपिक पूरा ये ऑपरेटर्स के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल यूज्ड टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स क्या है, वो एक स्पेशल सिंबल्स है। यहाँ पे मैं स्पेशल सिंबल कुछ यूज़ कर रही हूँ जो ये पूरे एक्सप्रेशन को बनाने के लिए यूज़ होता है, ओके। तो यहाँ पे जावा के अंदर बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स आपको दिखाए गए हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ये सारे ऑपरेटर का लिस्टिंग देखेंगे, बाद में 1 बाय 1 उसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। पहला है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 5 ऑपरेटर जावा के अंदर आपको मिलते हैं, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर। एरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर अब आपको सिंबल्स कौन से आते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको एक टेबल दिखाया गया है ये ऑपरेटर्स के अंदर। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर के सिंबल्स है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और यहाँ पे आपका परसेंटेज का सिंबल है। इसका नेम है एडिशन। ये एडिशन पर्पस के लिए यूज़ होगा, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए। और इस परसेंटेज को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस ऑपरेटर।
अब यहाँ पे इसका जो वर्क है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, वो यहाँ पे एग्जाम्पल और रिजल्ट दिखाया गया है जो सिंपल है, जो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को समझना है ये सिर्फ मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, तो ऐसे अगर सपोज़ एक एग्जाम्पल है तो उसका आंसर 2 कैसे आया, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर गिव्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर आती है वो आपको वो मॉड्यूलस ऑपरेटर आंसर में देता है। तो ये 8 मॉड्यूलस 3 मतलब क्या, तो 8 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 6 और रिमाइंडर कितनी हुई 2, तो ये 2 आपका आंसर है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर ही आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपके लिए नया है इसीलिए। बाकी एरिथमेटिक ऑपरेटर के सिंबल है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ये परसेंटेज का सिंबल है, लेकिन आप लोग को उसको मॉड्यूलस बताना है। और इसका आंसर कैसे आता है ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, ऐसा एग्ज़ाम में देते हैं और इसका आउटपुट क्या आएगा ऐसा पूछते हैं। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवीजन परफॉर्म करता है और जो रिमाइंडर आती है वो ऐसा आंसर दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर ऐसे रिमाइंडर को दिखाना है। ओके, अब यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर के अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर के अंदर अगर फर्स्ट नंबर आपका नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे 8 मॉड्यूलस 2 था, वैसे यहाँ पे -8 होता है, तो आंसर आपका नेगेटिव जाता है, देन योर रिजल्ट इज नेगेटिव। अगर पहला ऑपरेटर आपका नेगेटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम दिया गया है, लेकिन प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये आपके लिस्टिंग के अंदर पहले, जो बुक के अंदर लिस्टिंग पहले दिखाया गया है उसमें ये नहीं दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर ये टॉपिक दिखाया गया है। सेकेंड टाइप का ऑपरेटर है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हम लोगों ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ उसका आपको इंट्रोडक्शन ही दिखाया है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे यूनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस का सिंबल यूज़ होता है और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस का सिंबल यूज़ होता है। यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिस्पेक्टिवली, मतलब प्लस प्लस इंक्रीमेंट और माइनस माइनस डिक्रीमेंट। ओके, प्लस प्लस जो है वो वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड करता है और माइनस माइनस वेरिएबल की वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करता है। प्लस प्लस 1 ऐड करेगा और माइनस माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ अच्छे से याद में रखनी है। यहाँ पे बुक के अंदर उसकी डेफिनेशन के अंदर दिया गया है, व्हेन प्लस प्लस और माइनस माइनस इज यूज्ड आफ्टर वेरिएबल नेम इट इज़ नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब वेरिएबल नेम के बाद अगर लगाया गया हो, जैसे यहाँ पे देखो ये एक वेरिएबल है x और वेरिएबल नेम के बाद प्लस प्लस है, तो इसे आप लोग पोस्ट इंक्रीमेंट बोलोगे। अगर यहाँ पे x के बाद माइनस माइनस होता तो उसे आप लोग पोस्ट डिक्रीमेंट बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वहाँ पे ओल्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एंड देन आफ्टर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। इसके अंदर वेरिएबल की ओल्ड वैल्यू यूज़ होती है पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर और बाद में कैलकुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा, when प्लस प्लस और माइनस माइनस इज यूज्ड बिफोर वेरिएबल नेम के आगे बिफोर वेरिएबल नेम इट इज़ नोन एज प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। जैसे यहाँ पे आफ्टर है तो पोस्ट याद रखना है, अगर बिफोर है तो प्री है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास इतने हैं, ये इक्वल टू है, इक्वल टू के लिए आपको 2 टाइम्स इक्वल टू का यूज़ करना है। ये नॉट इक्वल टू है, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो थर्ड ऑपरेटर आपकी कंपैरिजन है, ये 2 वैल्यू के बीच में कंपैरिजन दिखाते हैं।
ठीक है, ये कंपैरिजन आपको पता ही है, लेस देन मतलब उससे लेस है, ग्रेटर देन मतलब उससे ग्रेटर है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ आपके ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर के नेम्स और सिंबल्स दिए गए हैं, वो आपको याद रखने हैं। दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, और, एक्सॉर एंड नॉट, और इसके सिंबल से, इसके सिंबल ही आपको याद रखने हैं। एंड के लिए है 2 टाइम एंड, और के लिए है ये 2 टाइम और, ये एक्सॉर के लिए ये कैरेट का सिंबल, एंड नॉट के लिए ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ये आपको रिस्पेक्टिवली मतलब लाइन वाइज याद रखने हैं। एंड के लिए ये, और के लिए ये, एक्सॉर के लिए ये, और नॉट के लिए ये। तो ये आपके कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं वो भी आपको बताया गया है। एंड मतलब वहाँ पे दोनों कंडीशन, अगर कोई कंडीशन यहाँ पे ये 2 कंडीशन अगर है तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी मेरा आंसर फाइनल ट्रू जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में मैं और लगा दूँ ऐसे तो 2 में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा आंसर ट्रू हो जाता है। नॉट मतलब अगर आपका आंसर ट्रू आता है तो वो फॉल्स दिखाता है, और फॉल्स आता है तो वो ट्रू दिखाता है, ऐसे। और यहाँ पे ये जो आपका एक्सॉर ऑपरेटर है उसे एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। एक्सक्लूसिव और इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ़ इट्स ऑपरेंड्स आर डिफरेंट, वन इज़ ट्रू एंड वन इज़ फॉल्स। अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल है तभी वो अपना आंसर ट्रू दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट का टॉपिक आपको दिखाया गया है, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ये ऑपरेटर का सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने के लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट यूजेस सिंबल क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ये टर्नरी क्यों बोलते हैं, तो इसके अंदर 3 पार्ट्स है, जो 3 पार्ट के अंदर आप लोगों को ऐसे 2 सिंबल को यूज़ करके 3 पार्ट्स आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आएगा वो आपका बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा, फिर यहाँ पे ये ट्रू पार्ट होगा और ये फॉल्स पार्ट होगा। इसके यहाँ पे दोनों के बीच में पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे ये कॉलन का सिंबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। एग्जाम्पल देखो, कंडीशनल ऑपरेटर को इसके इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ही याद रखना है। कंडीशनल ऑपरेटर उसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 पार्ट्स के अंदर लिखा जाता है। ये 3 पार्ट्स के अंदर आपके 2 सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं। 3 पार्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेरिएबल है नेक्स्ट इज इक्वल टू एन मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। एन मॉड्यूलस 2, ये मॉड्यूलस है, हाँ, एन मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अगर ये दी गई कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्वेश्चन मार्क के बाद का, और अगर यहाँ पे दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कॉलन के बाद का ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सपोज द वैल्यू ऑफ एन इज़ 8। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू हम लोग 8 लेते हैं, ठीक है, तो ये एन इज़ इक्वल टू 8 लेते हैं तो 8 मॉड्यूलस 2 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 बाई 2 करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, और रिमाइंडर आपका क्या आता है 0, क्योंकि यहाँ पे ये मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर को आंसर पे देता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, उसमें भी आंसर 0 आया, और यहाँ पे बताया गया है कि एन मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। ट्रू होती है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद का ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है एन बाई 2, मतलब ये क्या करेगा 8 बाई 2 करेगा। 8 बाई 2 मतलब डिवीजन करना है सिंपली यहाँ पे, और 8 बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आपको दैट इज़ योर आंसर इज़ 4। ओके, तो यहाँ पे ऐसे आपका कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ होता है। कंडीशनल ऑपरेटर के बाद यहाँ पे 4th लॉजिकल था, 5 है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट 6 है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर सिंपली
इज इक्वल टू सिंबल यूज़ होता है। जैसे हम लोग वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालते हैं x इज इक्वल टू 4, तो ये इज इक्वल टू से आप लोगों ने वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इसकी सिंटैक्स, ये आपका वेरिएबल है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, यहाँ पे आपको एक टाइप कास्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जावा के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर का एक शॉर्ट हैंड वर्जन भी दिया गया है। जैसे देखो, अगर मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना हो a इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा लिखना हो तो इसे शॉर्ट हैंड वर्जन में ऐसे भी लिख सकती हूँ, a प्लस इक्वल टू बी। a प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मेरा शॉर्ट हैंड वर्जन हुआ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक टाइप कास्ट दिखाया गया है। टाइप कास्ट क्या है, तो अगर आपको फोर्सफुली ऑटोमेटिकली कुछ कन्वर्सेशन नहीं होता हो, लेकिन अगर आपको कुछ फोर्सफुली कुछ कन्वर्सेशन करना हो तो आपको ऐसे टाइप कास्ट का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन हम लोग ऐसे प्रोग्राम के अंदर कोई भी टाइप कास्ट ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ जावा ऑपरेटर। जावा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या है, तो यहाँ पे सपोज़ मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग से कैलकुलेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्रैकेट जो होता है, अगर ब्रैकेट में मैंने कुछ चीज़ लिखी हुई है उसे मुझे फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, उसका प्रेसिडेंस ऑर्डर है। आप लोगों को शायद से पहले से बॉड मास का एक रूल्स दिखाया गया है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसे अगर सॉल्व करना है तो आप लोग शायद से ये बॉड मास आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग यूज़ करते हो। सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, डिवीज़न आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, एडिशन आएगा और उसके बाद सब्ट्रैक्शन आएगा। ये सीक्वेंस में आप लोग इस कैलकुलेशन को, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये जो है बॉड मास, वो आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर है, मतलब आपको ऑपरेटर को कैसे वहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है एसोसिएटिविटी। तो ये जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है, वो प्रेसिडेंस ऑर्डर के बाद आपको एसोसिएटिविटी मतलब क्या, तो ये व्हेन टू ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन द एक्सप्रेशन। अगर कोई ऐसे ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस पे दो ऑपरेटर है, जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट है, लेकिन 2 बार मैंने एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट यूज़ किया है, तब आपको उसको कैसे कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू इवेल्युएट्स अकॉर्डिंग टू इट्स एसोसिएटिविटी। तब आपको उसको उसके एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग उसको आपको कैलकुलेट करना है। और एसोसिएटिविटी डिटरमाइंस द डायरेक्शन, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेट करना है या राइट टू लेफ़्ट कैलकुलेट करना है, इस चीज़ को एसोसिएटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेटर्स और उसकी एसोसिएटिविटी बताई गई है, ये आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती है। ये यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लोगों ने देखा, वो ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिलेशनल, ये सारे हम लोगों ने जो ऑपरेटर्स अभी देखे वो, और ये इसके सिंबल। और एसोसिएटिविटी आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट सबकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट ही है, वो लेफ़्ट टू राइट ही कैलकुलेट होते हैं। लेकिन ये जो 3 ऑपरेटर ऐसे हैं जिसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट है, वो 3 ऑपरेटर आपके यूनरी ऑपरेटर मीन्स आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सेकेंड वन कंडीशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये 3 की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बोला प्लस प्लस अगर पोस्ट है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू ऐड कर लेनी है, बाद में ये कैलकुलेशन करना है, मतलब प्लस प्लस प्री है या पोस्ट है उसके ऊपर उसका कैलकुलेशन होगा,
कंडीशनल में ऐसा होता है कि दी गई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होती है तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मतलब राइट टू लेफ़्ट भी हो सकता है, लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है। और असाइनमेंट में भी हम लोग ऐसे शॉर्ट हैंड वर्जन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट भी हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास 3 ऐसे ऑपरेटर है जिसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट सेशन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।